ताकतवर हुकूमत, इतना ताकतवर मुल्क, उसकी हुक्मरान जमात, उसको इतनी इबरतनाक शिकस्त और उन्होंने तस्लीम भी की और जो वोट की इज्जत थी उसको सबने माना। और जो हुक्मरान जमात है उसने कहा जी हमें इस चीज का इदराक है, हमें पता चल गया कि अवाम हमारी पॉलिसी से खुश नहीं है। जो हुकूमत पे कब्जा कर ले उसने तो बुनियादी तौर पे पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, पूरा मुल्क ही चोरी कर लिया है। उनसे बड़े कोई चोर हो सकते। एक दिन ये ट्वीट इसको इतना हॉन्ट करेगी, इतना हॉन्ट करेगी कि ये रातों को सोचा करेगी कि यार वो भी तो बच्चियां थी जिनको हमने मार दिया। ये जो विवी है ना, एक दिन विवी भी ये एक ट्वीट देखेगी और विवी भी हो सकता है कि अपनी मां से पूछे कि मामा उस दिन क्या हुआ था, उधर कितने बच्चे हमने मारे थे। ईरान ने एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया है। कैटरीन बीबी, मसला ये है कि अगली अगर इसमें कोई चीज है तो वो आपकी हुकूमत का किरदार है, आपकी रियासत का किरदार है, जिसने वहां पे बच्चियों को शहीद किया, जिसने गैर कानूनी जंग शुरू की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वोट को इज्जत किसे कहते हैं? आपने अक्सर ये सुना होगा। मिसाल आपके साथ शेयर करते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। ये चार्ट है, बरतानिया में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं। जो इस वक्त हुक्मरान जमात है लेबर पार्टी, वो 1446 ऐसी सीटों पे हार गई है जो पिछले इंतखाबात में उसने जीती थी, यानी उसके 1446 काउंसलर्स कम हो गए हैं। इसी तरीके से जो मेन जिसे आप कह सकते हैं ऑपोजिशन की जमात है कंजर्वेटिव पार्टी, वो 563 ऐसी सीटों पे हार गई है जिसपे पिछली दफा उनको फतह हासिल हुई थी। नई जो रिफॉर्म पार्टी है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ऑल्दो कि उसके लीडर पहले भी मुख्तलिफ पार्टीज वगैरह बनाते रहे। नाइजल फराज एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, उसने एक्स्ट्रा इस दफा 1451 सीटें जीती हैं। और इसी तरह ग्रीन पार्टी जो बहुत बड़ी नाकिद है हुकूमत की, इंटरनेशनल आपको पता है इस वक्त जो सिनारियो था, गजा में जो कुछ होता रहा, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा तहफुजात थे, तो ग्रीन पार्टी उसमें भी बड़ी वोकल थी। मुकामी सतह के ऊपर भी वो बड़ी लिबरल किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने 404 एक्स्ट्रा सीटें जीती हैं। और लेबर की तो हालत यह है कि लेबर के जो वजीर आजम है इस वक्त सर कीर स्टारमर, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई आप मुस्ताफी हों और घर जाएं। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी हल्के का कोई नहीं रुका, नतीजा नहीं रुका। किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये मेयर हम अपना मुंतखब करवा लेंगे, ऐसे करवा लेंगे। वहां पे भी टैलेंटेड लोग तो होंगे। देखें ना, टैलेंटेड लोग सिर्फ मुर्तजा वहाब तो नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब को तो माशाल्लाह मैंडेट मिला था, तो इसलिए वो मेयर बन गए थे। तो इस तरह के टैलेंटेड लोग यकीनन लेबर में भी होंगे, दीगर जमातों में भी होंगे, लेकिन कोई वहां पे इस किस्म की सूरत नहीं बनी कि जमात इस्लामी कोई वहां की अपनी कंप्लेन कर रही हो, पीटीआई कह रही हो कि हमारे बंदे गायब हो गए। ऐसी कोई सूरत नहीं बनी। और जो वोट की इज्जत थी उसको सबने माना। और जो हुक्मरान जमात है उसने कहा जी हमें इस चीज का इदराक है, हमें पता चल गया कि अवाम हमारी पॉलिसी से खुश नहीं है। अब इसमें मुकामी सतह के इशू भी थे और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस दफा जो सोशल मीडिया ने एक चेंज लाई है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चीजों को उस तरह रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया ने दिखाया कि गजा में क्या कुछ होता रहा है, उसका असर भी पड़ा। जो शबाना महमूद है होम सेक्रेटरी, उनका जो हल्का है बर्मिंघम का, वहां से भी उनको शिकस्त हुई लेबर को। वहां पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं, वहां से बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट भी जीते। इस दफा तकरीबन जो एक्स्ट्रा नए इंडिपेंडेंट वहां पे काउंसलर्स वगैरह मुंतखब हुए हैं, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बरतानिया में 3 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अच्छा, इंडिपेंडेंट जो है वो इस दफा 205 जीते हैं, 30 एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट आए हैं। और जो शबाना महमूद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे भी इंडिपेंडेंट जीते हैं। वहां पे भी लोगों ने जो हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी है उसको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन इसमें जो मेन टेक अवे ये है कि इतनी ताकतवर हुकूमत, इतना ताकतवर मुल्क, उसकी हुक्मरान जमात, उसको इतनी इबरतनाक शिकस्त और उन्होंने तस्लीम भी की और कहा कि भाई ये अवाम का राइट है और हम उसको मानते हैं और हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मजीद मेहनत करेंगे। तो वोट की इज्जत यही होती है कि भाई जिसको वोट पड़े उसी की हुकूमत बने। देखे ना, हम कहते हैं कि जी उसने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, उसने उसकी ये चीज चोरी कर ली, उसने उसकी वो चीज चोरी कर ली। इससे बड़ी कोई चोरी हो सकती है कि आप किसी का मैंडेट चोरी कर ले। अफ्रीका के ममालिक में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि इलेक्शन कोई और जीता है और वहां पे हुकूमत किसी और ने बना ली। वेनेजुएला के अंदर बड़ा ये मसला बना रहा, वहां पे भी कहा गया कि जी ऑपोजिशन इलेक्शन जीत गई थी लेकिन मदोरो साहब ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका तक ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे कहा जाता है कि इलेक्शन किसी और ने जीता लेकिन हुकूमत किसी और ने ले ली। अब उनसे बड़ा कोई चोर हो सकता है ये अफ्रीका या साउथ अमेरिका में जो ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई हम कहते हैं जी उसने जमीन पे कब्जा कर लिया, उसने घर पे कब्जा कर लिया, उसने गाड़ी चोरी कर ली। और ये लोग तो पूरा पूरा मुल्क चोरी कर लेते हैं।
देखिए ना, जो हुकूमत पे कब्जा कर ले उसने तो बुनियादी तौर पे पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, पूरा मुल्क ही चोरी कर लिया है। उनसे बड़े कोई चोर हो सकते हैं? अल्लाह हिदायत दे इन अफ्रीका वालों को। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं वहां पे अफ्रीका के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक में। फिर बाद में खाना जंगी भी हुई, मुख्तलिफ चीजें हुई। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको साउथ अमेरिका की भी मिसाल दी है, मदुरो की मिसाल दी है। मदुरो के ऊपर इल्जाम लगता था कि उसने हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है। तो भाई इससे बड़ा कोई चोर हो सकता है जो पूरी हुकूमत पे कब्जा कर ले? बाकी ये छोटे मोटे कब्जे तो अब छोड़ देना। मतलब क्या अकल और मंतक मानती है कि कोई इतना बड़ा भी चोर होगा कि पूरी की पूरी रियासत के ऊपर कब्जा कर ले, पूरी हुकूमत के ऊपर कब्जा कर ले? लेकिन मदुरो पे ये इल्जाम लगता रहा। और इसी तरह मैंने आपको कहा कि बहुत सारी अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज हैं, फिर उन इलेक्शंस के नताइज नहीं माने गए। कीनिया के अंदर बड़ा मसला बना रहा। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो मैं आपको दे सकता हूं। पर एनीवे, तो इन अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के जो इस तरह की कंट्रीज हैं, उनका मसला ये रहा है कि वहां पे वोट को इज्जत नहीं दी जाती थी। तो इस वजह से फिर वहां पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जन्म लेते थे। एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आपको बरतानिया के अंदर वोट की इज्जत जो है वो नजर आई। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, ये कैरोलिन लेविट साहिबा की तस्वीर है। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान है और उसमें उन्होंने एक बच्ची को उठाया हुआ है। ये उनकी अपनी साहिबजादी हैं, उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उन्होंने बड़े प्राउडली एज ए मदर, यकीनन उनको फख्र होगा, उनके यहाँ माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है। अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे। हम तो उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑन May 1 विवियाना AKA यानी नोन एज विवी, उन्होंने अपनी बेटी का निक नेम उसको दे दिया विवी। वो पैदा हुई हैं और बड़ी वो खुशी का इजहार कर रही हैं। तो उसी ट्वीट के ऊपर, कैरोलिन लेविट साहिबा की ट्वीट के ऊपर, ईरान की जो एम्बेसी है आर्मीनिया में, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मुबारक हो। चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड लवेबल, बच्चे मासूम होते हैं, काबिल मोहब्बत होते हैं, काबिल प्यार होते हैं। आगे वो लिखते हैं कि दोज 168 चिल्ड्रन दैट योर बॉस किल्ड इन द स्कूल इन मिनाब एंड यू जस्टिफाइड वर ऑल्सो चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि वो जो ईरान के अंदर एक स्कूल पे तुम लोगों ने मिसाइल मारा, तुम्हारे बॉस ने, ट्रंप ने, 168 बच्चे वहां पे मारे गए और तुम आके जस्टिफाई करती रही वो भी मासूम थे, वो भी किसी के बच्चे थे। तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है ना, तो वो भी इसी तरह लोगों की बेटियां थी। वो जो 168 बच्चे तुमने मार दिए, 168 बच्चियां वहां पे तुम लोगों ने मार दी। आगे उन्होंने लिखा, व्हेन यू किस योर बेबी थिंक ऑफ द मदर्स ऑफ दोज चिल्ड्रन। उनका जब तुम अपनी बच्ची को प्यार करती हो तो उन माओं के बारे में सोचो जिनके बच्चों को, जिनकी बच्चियों को तुम लोगों ने मिसाइल मार के, तुम्हारी हुकूमत ने मिसाइल मार के जंग के पहले दिन शहीद कर दिया, मार दिया। तो मेरे ख्याल में ईरान की जो एम्बेसी है उसने एक बड़ा सटल तो आप कह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा पावरफुल किस्म का एक बयान दिया है, एक पैगाम दिया है। कैरोलिन लेविट क्या इससे कुछ सीखेगी? अभी हो सकता है कि उसको इस चीज की समझ ना आए, उसकी उम्र भी छोटी है और इस वक्त उसके सर के ऊपर इक्तदार का नशा भी है। वो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी की वो तर्जुमान है। वो ताकतवर तरीन जो किसी की भी बेइज्जती कर देता है, किसी की भी तज़ीक कर देता है, दुनिया भर उसकी खुशामदें करती है। वो दुनिया में बच्चों को मारता है, लोगों को मारता है। वो गजा में जंगबंदी नहीं होने देता, वहां पे 6 दफा वो वीटो करता है कि मारो और फलस्तीनियों को मारो। वो इसराइल को खुली छुट्टी देता है, दुनिया उसको सलूट मारती है, उसकी खुशामदें करती है। ये उसकी तर्जुमान है। तो इस वक्त इसका जो माइंड सेट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन ये इसकी उम्र फिर आगे जाके ज्यादा होगी, इसके बच्चे बड़े होंगे, इसका तजर्बा ज्यादा होगा और यकीन कीजिए एक दिन ये ट्वीट इसको इतना हॉन्ट करेगी, इतना हॉन्ट करेगी कि ये रातों को सोचा करेगी कि यार वो भी तो बच्चियां थी जिनको हमने मार दिया। तो ये चीजें ना कभी भी इंसान का हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ती। ये नहीं होता कि आप जो कुछ करते रहते हैं उसकी आगे चल के कोई आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, अनलेस आप बिल्कुल साइकोपैथ हों, आपको बिल्कुल ज़हनी मरीज हों और आपको किसी का कोई गम, किसी का कोई पेन, आपको कोई एम्पैथी ना हो, किसी किस्म की आप फीलिंग आप ना महसूस करते हो। तो ऐसे तो बहुत कम इंसान हो सकते हैं दुनिया में। तो हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें कॉन्शियस होता है और बस वो ट्रिगर होने की बात होती है। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कैरोलिन ने तो एक बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरी शेयर की है, लेकिन जो ऊपर खौफनाक रियलिटी ईरान ने शेयर कर दी है,
ये इसको आने वाले वक्तों में, सालों में, महीनों में, दहाइयों में हॉन्ट करेगी। ये जो विवी है ना, एक दिन विवी भी ये एक ट्वीट देखेगी और विवी भी हो सकता है कि अपनी माँ से पूछे कि मामा उस दिन क्या हुआ था, उधर कितने बच्चे हमने मारे थे। तो ये विवी एक दिन इससे सवाल करेगी, जिसको बड़ी प्राउडली इसने दुनिया के सामने शो किया है कि मेरी बेटी, और यकीनन एज ए मदर उसको प्राउड होना भी चाहिए, उसकी वो बेटी है। जिसा मैंने पहले भी कहा कि उसकी लंबी जिंदगी, सेहत के लिए हम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, लेकिन ये बच्ची एक दिन अपनी माँ से, यकीन कीजिए, ये सवाल करेगी। अच्छा, दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाजा है वो अभी चली जा रहा है। ईरान ने एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया है। गालिबन ये किसी कैरिबियन कंट्री का फ्लैग कैरियर था, ये जो टैंकर था, और ईरान ये कह रहा है कि ये उधर कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो लिहाजा उसको कब्जे में ले लिया गया है। दूसरी जानिब जो है, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने अभी तक जो बहुत सारे मामला हैं उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। अब डिपेंड करता है कि मुआहिदा होगा या मुआहिदा नहीं होगा। ये सारे मामला वहां पे चल रहे हैं। जो प्रो ट्रंप सहाफी हैं, प्रो ट्रंप मीडिया है, एक यहाँ पे कैटलिन आई हुई थी, आपको याद होगा, उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ, ये सामने आप देख सकते हैं कि एन अगली इंटरनल पावर स्ट्रगल जो है वो ये कह रही है कि एक बदसूरत और भद्दी किस्म की जो ईरान के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है, उसकी वजह से चीजें धुंधली हो रही हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ सक रही। और उन्होंने ये भी लिखा कि एज प्रो वॉर एंड प्रो डिप्लोमेसी फैक्शंस बैटल इट आउट ओवर वेदर तेहरान शुड एवर एग्री टू ए डील, सोर्सेज फेमिलियर विद मीडिएशन एफर्ट्स टेल मी। तो वो ये कह रही हैं कि मुझे मेरी सोर्सेज ने बताया है कि ईरान के अंदर जो इस वक्त एक इंतहाई बदसूरत किस्म की, अगली किस्म की पावर स्ट्रगल चल रही है, उसकी वजह से टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन कैटलिन बीबी, मसला ये है कि अगली अगर इसमें कोई चीज है तो वो आपकी हुकूमत का किरदार है, आपकी रियासत का किरदार है, जिसने वहां पे बच्चियों को शहीद किया, जिसने गैर कानूनी जंग शुरू की, जिसने इसराइल को खुली छुट्टी दी हुई है, जिसने दोबारा लबनान पे हमले शुरू कर दिए हैं, दोबारा सीज फायर की वो खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो अगली अगर किसी का यहाँ पे किरदार है तो वो ट्रंप इंतजामिया का है और अमेरिका का है। लेकिन यकीनन कैटलिन ने अपनी हुकूमत का ही बयान करना है। नॉर्मली आप जो मगरबी सहाफी होते हैं और रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके जो सहाफी होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। ये ईरान का कोई सहाफी अपनी हुकूमत की बहुत ज्यादा साइड ले रहा हो, जिंगोइज्म का मुजाहरा कर रहा हो, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। इसी तरह जो गरीब तरक्की पजीर मुमालिक होते हैं, वहां पे सोच लिमिटेड होती है। लेकिन कंट्रीज लाइक अमेरिका, स्कैंडिनेविया की कंट्रीज, बरतानिया की कंट्रीज, वहां के जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के जर्नलिस्ट होते हैं, उनसे आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते, आप ऑब्जेक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कैटलिन का मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी अगर आप इसराइल की जाके सारी कवरेज देख लें, न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए जो इन्होंने की है, ये गालिबन बहुत सारे लोग इनको न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ शायद वो कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट जो है वो डिफरेंट अखबार है और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो डिफरेंट अखबार है। पर एनीवे, इन्होंने जो कवरेज वगैरह की भी है इसराइल की और गजा की, वो भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी प्रो इसराइल है। और उसमें उन्होंने यहां तक कवर किया हुआ है कि जनाब इसराइली आर्मी अपने आप को खतरे में डाल देती है ताकि फलस्तीन के सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। तो ये सारा मामला जनाब अभी पसे पर्दा चल रहा है, बैकग्राउंड में सारे मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान का भी इसमें इंपॉर्टेंट किरदार है, चाइना भी ऑन बोर्ड है, इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड है। और मेरे ख्याल में अमेरिका को एक तरह से छोटा मोटा स्नब सऊदी अरब ने भी किया है। अमेरिका को कहा है कि दोबारा आप खित्ते के अंदर कार्रवाई ना करें, पहले जो कार्रवाई हुई है उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो लेट्स होप कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें दुनिया में तो उस तरह कहीं पे इतनी ज्यादा महंगी नहीं हुई। मैं अपने खिते की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम जो हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गालिबन सामने कोई साफी नहीं बैठा हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और बल्कि उन्होंने एक दूसरे की तारीफ भी की। बल्कि वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया वजीर पेट्रोलियम को। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इन हालात में भी ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको ग्राउंड रियलिटीज का कितना अंदाजा है, आम बंदे के साथ क्या हो रहा है और कैसे ये एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप देखें तो खित्ते के अंदर जो इंडिया ने 0% भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, और पाकिस्तान ने तकरीबन 62% पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया, और इंडिया ने 0% नहीं किया। और इसी तरह बांग्लादेश में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है, लेकिन हमारे यहां 60% से भी ज्यादा इजाफा कर दिया, और ये आके टीवी पे सामने बैठ के एक दूसरे की तारीफें करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इनको कितनी फिक्र है और फिर ये कितने कॉम्पिटेंट हैं।
ये बड़े तजर्बाकार आए थे। एक तो कल वजीर मौसूफ ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अवाम टैक्स नहीं देती तो फिर हम लेवी के जरिए उसको इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये कंप्लीट फेलियर है हमारी मौशी पॉलिसीज का। अब जो बजट आ रहा है, कल शहबाज राना साहब अपने प्रोग्राम में बता रहे थे, उसकी तैयारी की जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए भी आईएमएफ की टीम आ रही है। यानी वो भी आईएमएफ की अप्रूवल से बनेगा। आईएमएफ अप्रूव करेगा तो हमारा बजट बनेगा। भाई उनसे कहा करें कि आप बजट बना के लेके आ जाएं। इन तजर्बाकारों ने पाकिस्तान की जो मौशी खुद मुख्तारी है उसको वहां पे पहुंचा दिया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। आप मुझे कोई भी मिसाल दे दें पाकिस्तान की 78 साल तारीख के अंदर कि जहां पे आईएमएफ का वफ्द आया हो और उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो। मुझे कोई मिसाल दे दें सिवाय इनके ये जो पीडीएम 1 और 2 का दौर है, इसके अलावा कभी आपने देखा कि कोई ऐसी सूरत हुई हो? बीच में जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का दौर था वो भी इन्हीं का दौर था, वो ये कॉन्टिन्यूएशन है। इसके अलावा कभी आपने देखा कि यहां पे आईएमएफ का वफ्द आया और वो आके मोजेस चीफ जस्टिस साहब से मिला हो? जिस हद तक उनकी अब इंटरफेरेंस है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी मौशी पॉलिसीज जो है वो नाकाम हुई है। ये कहते थे हम 6 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी सरमायाकारी आ जाएगी, उतनी सरमायाकारी आ जाएगी, लेकिन इनकी सेलिब्रेशन ही नहीं खत्म होती। जनाब ये हो गया तो वो हो गया। भाई अवाम की क्या हालत हो रही है? एक बंदा जो डिलीवरी करता है या काम पे जाता है, अगर वो रोज का 1 लीटर पेट्रोल भी लगाए तो भाई वो 1 लीटर पेट्रोल भी उसको 400 रुपए का पड़ रहा है। अब देख लेना, अगर किसी की 30,000 तनख्वाह है और वो रोज का 500 रुपए का, चले हम कहते हैं 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा 500 रुपए का वो पेट्रोल खर्च करता है, तो 15,000 तो उसका रोज का पेट्रोल का लग रहा है। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 लीटर की बात कर रहा हूं। बाकी दीगर जो इन ड्राइव करते हैं, उबर चलाते हैं, दीगर बहुत सारी चीजें हैं, उसका आप अंदाजा लगा लें कि लोगों का बजट किधर से किधर चला जाता है। लेकिन इनको इस चीज का एहसास ही नहीं, इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। ऑल्दो कि ये लोग भी यकीनन वोट ही लेके आए होंगे और इनको भी डर होगा कि अगले इलेक्शन में ये तो नहीं हो सकता कि बगैर वोट पड़े इनको दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। पर फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो समझ नहीं आता वो रीजन कि ये इतनी ज्यादा कॉन्टेम्प्ट क्यों शो कर रहे हैं अवाम के लिए कि जनाब अपनी इनकी बड़ी बड़ी तकारीब जारी हैं, अपने इनके सारी प्रोटोकॉल चल रहे हैं। ये मोजेस जज साहिबान की भी गाड़ियां आ गई, चेयरमैन सेनेट साहब की भी गाड़ी आ गई, ये जनाब प्रोटोकॉल वज़ीर आला साहिबा का जा रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये किया जा रहा है। भाई अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कितने परेशान है उसका कोई आप अंदाजा लगा सकते हो। ये बात नहीं है कि इनको पता नहीं है। ये जब ऑपोजिशन में थे, ये जिस किस्म की बातें करते थे वो आप सुन लें तो 3 दिन आप हंसते रहें कि भाई ये वही लोग हैं, और 3 दिन के बाद आप रोना शुरू हो जाए। पहले 3 दिन आप हंसेंगे, उसके बाद आप पूरा साल रोएंगे कि इन लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया। मतलब क्या आप लोगों ने खुद ही किया होगा ना, क्योंकि वोट ही लेके आए होंगे, वोट के बगैर तो नहीं आ सकते। ये ऐसा तो दुनिया में कहां पे होता है। पर एनीवे, जिस तरह मैंने कहा कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अवाम दोस्त पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की। बाकी ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ये जनाब एक कोई टिकटॉकर हैं, वो गुजरांवाला में कहीं पे गए हैं और इतनी आवाम इकट्ठी हो गई है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जी पंजाब की वज़ीर आला भी बड़ी पॉपुलर हैं, वो कहीं पे गई हैं। इतनी आवाम हमने इस तरह इकट्ठी होते हुए तो नहीं देखी। वो शायद फिर सिक्योरिटी की वजह से लोगों को दूर रोक दिया जाता होगा। पॉपुलर तो यकीनन वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इतने बड़े सूबे की वज़ीर आला कोई बंदा बगैर वोट लिए या इलेक्शन हार के तो नहीं बन जाता। यकीनन वो भी माशाल्लाह इलेक्शन जीत के आए हुए, तो इसलिए हुकूमत कर रहे हैं। पर शायद ये टिकटॉकर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो या फिर लोग जो है वैसे ही आगे हों और किसी ऐसे एंगल से फोटो खींची हो या वीडियो बनाई हो जिसमें लग रहा है कि बड़ी बड़ी तादाद में वहां पे लोग मौजूद हैं। अच्छा, आखिर में छोटी सी बात, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और उससे आम आवाम बड़ी तंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर जगहों पे आवाम के साथ सलूक किया जा रहा है, रोज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस आ रही हैं। जी, बंदा मोटरसाइकिल वाला बता रहा है कि मुझे 2000 का जुर्माना कर दिया, चलान कर दिया, कहीं पे किसी की रेडी तोड़ी जा रही है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, ये खबर आ रही है कराची से कि पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों के भी ई चलान होने लगे। तो अवाम के चलान पे चलान किए जा रहे हैं कराची से लाहौर तक, और हुक्मरान जो हैं उनके दौरे दुनिया के खत्म नहीं हो रहे, उनकी अपनी एक दुनिया है। लेकिन आम आवाम जिस हाल में है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।